Hello friends, welcome back to my YouTube channel Unnati in Zoology. Today I am here again with a new and important topic, that is insertional inactivation or blue-white screening. This topic I have taken from chapter 11th NCERT. NCERT बुक में से चैप्टर 11th का मैंने ये टॉपिक लिया है जो इम्पॉर्टेंट है आपकी क्लास 12th के लिए. ठीक है, क्लास 12th बायो के बच्चों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कैसे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन किया जाता है. ठीक है, तो आइए हम बात कर लेते हैं इस टॉपिक की, दैट इज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, और इसी को कहते हैं ब्लू वाइट स्क्रीनिंग. इसी टॉपिक को ब्लू वाइट स्क्रीनिंग भी कहा जाता है और या फिर इसी को इंसर्शनल इनएक्टिवेशन भी कहा जाता है. ओके, तो देखिए इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का मतलब क्या होता है कि हमने जैसे लास्ट में आपको दिखा देती हूँ एक बार. देखिए हमने क्या पढ़ा था, हमने देखो रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन डीएनए मटेरियल के बारे में पढ़ा था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स का जो एक टॉपिक पढ़ा था, इसी का मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया है अपना ये टॉपिक, किसका, ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए और उनके अंदर उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम एक दूसरा मेथड यूज़ करते हैं, दैट इज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन और ब्लू वाइट स्क्रीनिंग, जो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को रिकॉम्बिनेंट्स से सेपरेट करता है, अलग करता है, या हमें पता करवाता है कि रिकॉम्बिनेंट हुआ है या नहीं हुआ है. इसके लिए जो हम वेक्टर यूज़ करते हैं वो है PUC18 वेक्टर. कौन सा वेक्टर, PUC18 वेक्टर. तो यहाँ पर ये मैंने स्ट्रक्चर ऑफ PUC18 वेक्टर बनाया है जो आपकी NCERT बुक में भी गिवन है. ठीक है, तो ये देखिए PUC18 का डायग्राम है, ये यहाँ पर इसकी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट साइट है, ये इसके पास रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट्स हैं. ठीक है, बहुत सारी ऐसे साइट्स हैं जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स कट कर सकते हैं. तो यहाँ पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट हैं, इसीलिए इसे हम मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स कहते हैं. ठीक है, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स मतलब यहाँ पर कहीं पर भी हम अपना रेस्ट्रिक्ट, यहाँ पे एक LEC-Z जीन होता है. इस PUC18 की गुड क्वालिटी ये है कि यहाँ पर एक इसके पास स्पेशल जीन है, इसका नाम है LEC-Z. ठीक है, ये है LEC-Z. अब देखिए LEC-Z, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ ढंग से. ये देखिए ये है स्ट्रक्चर PUC18 की, ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट साइट्स हैं, ये यहाँ पर मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स हैं, और ये LEC-Z है जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को सिक्रेट करता है, और इसी की वजह से यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन या नॉन रिकॉम्बिनेशन पता चलता है. ठीक है, इसके बाद देखिए आइए बात करते हैं कि कैसे इसका नोमेनक्लेचर किया जाता है. ये इस PUC18 प्लाज्मिड का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है वो मैं यहाँ बता रही हूँ आपको. देखिए कि P फॉर प्लाज्मिड U, ये जो P है, P फॉर प्लाज्मिड U, और C जो है UC जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में ये बने थे, इसलिए UC यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से आता है. इसके पास वन रेजिस्टेंट साइट है, कौन सी वाली, ओनली एम्पिसिलिन की एक ही रेजिस्टेंट साइट है. ठीक है, और दूसरी जो चीज़ यहाँ पे है इसके पास वो है LEC-Z. LEC-Z है कैसे PUC18 से इंसर्शनल इनएक्टिवेशन किया जाता है. ये देखिए ये PUC18 का डायग्राम एंड स्ट्रक्चर जो मैंने अभी बताया आपको, उसके बारे में ये मैंने यहाँ बताया आपको. इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं किसकी, केस 1 की, जो है नॉन रिकॉम्बिनेंस की. कैसे हम नॉन रिकॉम्बिनेंस को देखेंगे. तो ये PUC18 है, इस PUC18 प्लाज्मिड में मैंने क्या किया, ट्रांसफॉर्मेशन करवाया और ट्रांसफॉर्म करवाया इसको होस्ट सेल में. यानी कि इस PUC18 प्लाज्मिड को जब मैंने इसको नॉन रिकॉम्बिनेंट रखा है, नॉन रिकॉम्बिनेंट मतलब मैंने इसको rDNA नहीं बनाया, किसी और का DNA इसमें इंसर्ट नहीं करवाया, तो ये नॉन रिकॉम्बिनेंट कहलाता है. तो नॉन रिकॉम्बिनेंट को मैंने क्या करा, PUC18 प्लाज्मिड को ट्रांसफॉर्म कर दिया होस्ट सेल के अंदर. ठीक है, अब देखिए एंजाइम LEC-Z यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, क्योंकि यहाँ पे LEC-Z जीन है तो इसमें भी LEC-Z जीन प्रोड्यूस है. ये देखिए ये मैंने आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है LEC-Z जीन, ये यहाँ पर जो मैंने एक ग्रीन डॉट बनाई है ये LEC-Z जीन है. ये LEC-Z जीन में प्रोड्यूस हो सकता है, ऑटोमेटिकली इसमें है. LEC-Z विल प्रोड्यूस, अब ये LEC-Z क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को, और दिस एंजाइम विल, अब ये एंजाइम क्या करेगा, एक्ट करेगा एक्सगाल सबस्ट्रेट पे. एक्सगाल इज ए केमिकल कंपाउंड, एक्सगाल इज ए सबस्ट्रेट, एक चीज होती है एक्सगाल जिसपे ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम एक्शन करेगा और ब्लू कलर की कॉलोनी देगा. तो देखिए एक्सगाल सबस्ट्रेट पर जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम ने एक्शन किया तो ब्लू कलर की कॉलोनी एज ए प्रोडक्ट के रूप में ऑब्टेन हुई. इट शोज नॉन रिकॉम्बिनेशन. जब हमें ब्लू कलर की कॉलोनी मिलेगी PUC18 को होस्ट में डलवाने के बाद, इसके जब हम इसको
एक्स गल सबस्ट्रेट में डालते हैं मीडियम में, तो इसमें ब्लू कलर की कॉलोनीज ऑब्टेन हो जाती हैं। तो ब्लू कलर की कॉलोनीज अगर हमें ऑब्टेन होंगी तो इसका मतलब है कि ये जो प्रोसेस हमने लिया है ये नॉन रिकॉम्बिनेंट को लिया है, यहाँ कोई भी RDNA नहीं है, रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है। इट शोज नॉन रिकॉम्बिनेशन। ड्यू टू एंट्री ऑफ फॉरेन DNA दिस फंक्शन विल बी अफेक्टेड। अगर यहाँ पे फॉरेन DNA की एंट्री होती थी, अगर हुई होती तो ये फंक्शन इफेक्ट होता और ब्लू कलर की कॉलोनी हमें ऑब्टेन नहीं होती। तो यानी कि अगर हमें ब्लू कलर की कॉलोनी ऑब्टेन हुई है इसका मतलब ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है एंड फॉरेन DNA इंसर्शन यहाँ नहीं हुआ है। हेंस इट शोज नॉट एंट्री ऑफ फॉरेन DNA, यानी कि अब ये शो कर रहा है कि यहाँ पर कोई भी फॉरेन DNA की एंट्री नहीं हुई है और ये नॉन ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल को शो कर रहा है एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट्स हुए हैं। तो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स ऑब्टेन करे जाएंगे हमें ब्लू कलर की कॉलोनी के रूप में। ये तो था, हमें पहचानना है कि कैसे हम नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को या फिर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को पहचानेंगे इंसर्शन इनएक्टिवेशन के प्रोसेस से। इसी मेथड को हम ब्लू वाइट स्क्रीनिंग भी कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिकॉम्बिनेंट्स की। अगर मैंने एक RDNA लिया, इसी PUC18 प्लाज्मिड को, इसी को मैंने क्या करा, इसमें मैंने LAC-Z की जगह पर LAC-Z को रिमूव करवा दिया या फिर रेस्ट्रिक्शन इन साइट्स को रिमूव करवा दिया। यहाँ पर रिमूव करा के मैंने फॉरेन DNA को इसमें इंसर्ट कराया तो मुझे ये मिला, ये है RDNA, ये PUC18 है। ठीक है, ये PUC18 है जिसको मैंने रिकॉम्बिनेंट बना दिया है। क्या बना दिया है मैंने इसको, इस PUC18 को मैंने रिकॉम्बिनेंट बनाया हुआ है, इसमें मैंने किसी और का जीन डलवाया हुआ है। अब रिकॉम्बिनेंट को मैं क्या करूंगी, ट्रांसफॉर्म करूंगी होस्ट सेल के अंदर। ट्रांसफॉर्म करने की प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है। इसके बाद देखिए, ड्यू टू RDNA LAC-Z विल नॉट फॉर्म एनी एंजाइम, क्योंकि यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट DNA है। यहाँ पे इस केस में तो रिकॉम्बिनेंट DNA नहीं था, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट DNA को ही तो हमें पता करना है कि है या नहीं है। ठीक है, तो केस नंबर 1 में तो था, बट केस नंबर 2 में कोई रिकॉम्बिनेंट DNA हमारे पास नहीं था। ड्यू टू रिकॉम्बिनेंट DNA की वजह से LAC-Z जो है वो नॉट परफॉर्म या नॉट फॉर्म एनी एंजाइम। रिकॉम्बिनेंट DNA की वजह से कोई एंजाइम नहीं बनेगा, तो LAC-Z कोई एंजाइम नहीं बनाएगा, कोई एंजाइम नहीं बनेगा तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, और कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो कॉलोनीज जो है वो ब्लू कलर की ऑब्टेन नहीं होंगी जो यहाँ हो रही थी। LAC-Z एंजाइम, नो एंजाइम, कोई एंजाइम नहीं बनेगा तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो कॉलोनीज जो है वो व्हाइट कलर की ऑब्टेन होंगी। यहाँ पे जो ब्लू कलर की ऑब्टेन हो रही थी वैसी ब्लू ऑब्टेन नहीं होंगी अब हमें। ठीक है, देखिए इसमें तो क्या हुआ था, इसमें LAC-Z एंजाइम था और LAC-Z एंजाइम रिकॉम्बिनेंट DNA नहीं था, यहाँ पर फॉरेन DNA नहीं था, RDNA नहीं था। इस वजह से LAC-Z ने एंजाइम बनाया, एंजाइम ने एक्स-गैल सबस्ट्रेट पे फंक्शन किया और इसको कन्वर्ट किया ब्लू कलर की कॉलोनी के रूप में, जिससे हमें पता चला कि कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है, नॉन ट्रांसफॉर्मेशन है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स यहाँ देखे जाएंगे। लेकिन जब हमने रिकॉम्बिनेंट DNA को लिया तो रिकॉम्बिनेंट DNA की वजह से, किसी बाहर के DNA की एंट्री की वजह से, इंसर्शन की वजह से इनएक्टिवेट हो गया है ये LAC-Z एंजाइम। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, फॉरेन DNA के इंसर्शन की वजह से इनएक्टिवेशन हो गया है LAC-Z और LAC-Z इनएक्टिवेट होकर कोई एंजाइम नहीं बनाएगा, कोई एंजाइम नहीं बनेगा तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, और जब कोई प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा तो कोई भी कॉलोनी हमें ऑब्टेन नहीं होगी। जो दिखेगा वो वाइट कलर की कॉलोनी दिखाई देगी, ना कि कलर कॉलोनी या ब्लू कॉलोनी जो यहाँ दिखाई दे रही थी वैसे यहाँ दिखाई नहीं देगी। तो इट शोज रिकॉम्बिनेशन हैज ऑकर्ड। अगर हमें वाइट कॉलोनी मिलती है तो हमें पता चलेगा कि ये रिकॉम्बिनेशन हुआ है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेंट्स को रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा वाइट कॉलोनी से। ठीक है, तो देखिए दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द टॉपिक। ये जो टॉपिक था जो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। NCERT, CBSE, RBSE और NCERT फॉलो करने वाली बुक्स के लिए या फिर नीट बच्चों के लिए, क्योंकि ब्लू वाइट स्क्रीनिंग क्या होती है ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। तो ये है डेफिनेशन। क्या है डेफिनेशन, देखिए,
ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ या एंट्री ऑफ फॉरेन डीएनए, फॉरेन डीएनए की एंट्री की वजह से, ड्यू टू एंट्री ऑफ फॉरेन डीएनए no enzymes is formed and hence no product is obtained and transformants are obtained as white colony. This is called insertional inactivation. फॉरेन डीएनए के इंसर्शन होने की वजह से इनएक्टिवेशन हो गया है एंजाइम का या फिर जीन का, जीन इनएक्टिवेट हो गया। तो यही टॉपिक बताती है कि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कैसे होता है कि जब किसी फॉरेन डीएनए के इंसर्ट होने की वजह से अपना मेन फंक्शन ऑफ द बॉडी रुक जाए, काम नहीं करे, वो अपना फंक्शन नहीं करे जो नॉर्मली वो करता है, तो इसे हम कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ठीक है, ये टॉपिक बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है 11th चैप्टर से क्लास 12th बायोलॉजी के लिए। जो भी एनसीईआरटी बुक फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, आरबीएसई बोर्ड हो या कोई भी और अदर स्टेट बोर्ड हो। ठीक है, तो आई होप ये आपको वीडियो समझ में आया होगा। इसके चैप्टर 11 के रिलेटेड प्रीवियस वीडियोस मैंने अपलोड किए हुए हैं पहले भी अपने, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल गाइज टू वॉच दोज वीडियोज ऑल्सो विद दिस वीडियो ऑफ चैप्टर 11 बिकॉज चैप्टर 11 एनसीईआरटी बुक का आपका वेरी टिपिकल चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है जो एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है गाइज, इसी चैप्टर 11 के टॉपिक में वेक्टर्स के बारे में देखिए। टाइप्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स मैंने आपको बताया है, पढ़ाया है। ठीक है, ये क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में भी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में अपलोड किया हुआ है। इसके बाद ये इंसर्शनल इनएक्टिवेशन मैंने आज आपको बता दिया है, और ये रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन डीएनए इंसर्टेड इनटू होस्ट सेल भी मैंने आपको पीछे बताया हुआ है। तो इस प्रकार से चैप्टर 11 के मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो इम्पॉर्टेंट है वो सब के सब मैंने आपके साथ डिस्कस किए अपने प्रीवियस वीडियोस में। प्लेलिस्ट को चेक करें और उन वीडियोस को ज़रूर से वॉच करें बिफोर योर एग्जाम्स। गाइस, अब शुरू कर दीजिए अपनी अच्छी पढ़ाई, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स आर वेरी नियर। ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स आपके बहुत पास हैं, बहुत अच्छे से पढ़िए। और कोई भी डाउट हो, कहीं भी आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी चैप्टर में फ्रॉम बायोलॉजी ऑफ योर एनसीईआरटी, तो आई एम विथ यू। यू कैन आस्क मी एनी ऑफ योर डाउट्स इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक it and subscribe my channel if you are new here, and share this video with your 12th, with your BSc and MSc friends if you have. And thank you so much guys for watching the video, for giving your precious time to me. Meet you soon in again a new video with new important topics and something new and very interesting. So keep studying, be safe, be happy, and always help each other. Thank you so much guys.